प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय पर जोर देना और गरीबों की सेवा करना उन्हें प्रेरित करता है। मन की बात के 93वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि चीतों की वापसी से देश में खुशी है। इस दौरान पीएम ने लोगों से चीतों के नामकरण को लेकर भी सुझाव मांगा। इसके साथ ही पीएम ने 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह को याद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर युवा भगत सिंह को याद करे। साथ ही पीएम ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर करने की बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को जापान की यात्रा पर जाएंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। बता दें कि जापान के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले शिंजो आबे की 8 जुलाई को पश्चिमी इलाके में चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के चलते पीएम मोदी का शनिवार का दौरा रद्द हो गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से मंडी के पडल मैदान में आयोजित युवा विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल ने हमेशा देश का नाम ऊंचा किया। पीएम ने कहा कि आजादी के आंदोलन में हिमाचल की बड़ी भूमिका रही। इस दौरान पीएम ने कहा कि हिमाचल के युवा हमेशा से कमाल करते आए हैं। फिल्म कला समेत हर क्षेत्र में हिमाचल के युवा आगे हैं। मिलीजुली सरकारों ने देश का नुकसान किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अस्थिर सरकारों से देश आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन अब देश में स्थिर सरकार है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह हिमाचल की जनता ने स्थिर सरकार का प्रण ले लिया है। बारिश ने बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंडी आने का रास्ता रोक दिया हो, लेकिन उन्होंने वर्चुअल माध्यम से रैली को संबोधित करते हुए देवभूमि के युवाओं से भावुक संवाद किया। रैली के अंत में पीएम मोदी ने कहा कि उनके और हिमाचल के बीच लगाव के रास्ते में ना तो मौसम आ सकता है और ना ही कोई और मुसीबत बाधा बन सकती है। उन्होंने जल्द ही हिमाचल आने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर रहे। इस दौरान गृह मंत्री ने बिहार के किशनगंज में बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि इसके बाद अमित शाह बीओपी फतेहपुर का भी दौरा करेंगे और बीओपी में भवनों का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही अमित शाह बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा पर बैठक की। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार के सीमांचल पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्णिया की जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की सराहना की। इस दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कोई राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की एक ही नीति है, उनकी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए। वो आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं। शाह ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने 2014 में भी यही किया था। वे ना घर के रहे ना घाट के। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में अब की बार इस जोड़ी का बिहार की जनता सुपड़ा साफ कर देगी। यहां बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों न्यूयॉर्क दौरे पर हैं। शनिवार को ही एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व के सामने गर्व से खड़ा है। एस जयशंकर ने अपने संबोधन में आगे ये भी कहा कि भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत राशन उपलब्ध कराया जा चुका है और 2047 तक भारत में एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा हमारा टारगेट देश के दूर दराज गांव और कस्बों को डिजिटाइज करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। बताया ये भी जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन के युद्ध सहित वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा विदेश मंत्री ने यूएन में आतंकवाद के मसले पर चीन और पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा, संयुक्त राष्ट्र में घोषित आतंकवादियों का बचाव करने वाले देश ना तो अपने हित और ना ही अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रख रहे हैं। विदेश मंत्री ने आगे ये भी कहा कि आतंकवाद के किसी भी कृत्य को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही एस जयशंकर ने जोर दिया कि भारत ये मांग करता है कि सुरक्षा परिषद में सुधार के गंभीर मुद्दों पर गहन बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, हम भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ अमन चाहते हैं। उधर पीएफआई को लेकर ईडी के खुलासे में चौंकाने वाली बातें सामने आई। बता दें कि ईडी ने खुलासा किया है कि पीएफआई संगठन ने 2 महीने पहले रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची थी। हालांकि उनकी साजिश को नाकाम कर दिया गया था। इसी के साथ पीएफआई संगठन 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग कर रहा था। बता दें कि पीएफआई ओबीसी में आने वाले हिंदुओं को भी आरएसएस के खिलाफ खड़ा करने की योजना तैयार कर रहा था। लंबे इंतजार और काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 24 सितंबर से नामांकन शुरू हो गया है। इस पद के लिए जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है, जो कि आने वाले दिनों में नामांकन दाखिल करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी अब गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भर रही है, जिसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई आप के नेता लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 मामले में दशहरे की छुट्टी के बाद सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने जल्द सुनवाई की मांग कर रखे एक वकील को आश्वासन देते हुए ये बात कही है। इससे पहले अप्रैल में चीफ जस्टिस ने सुनवाई को लेकर कहा, इस मामले में 5 जजों की बेंच का गठन करना होगा। तो वहीं दिल्ली एम्स के नए डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर एम श्रीनिवास की नियुक्ति हुई है। डॉक्टर एम श्रीनिवास ईएसआई अस्पताल हैदराबाद के डीन के रूप में सेवा दे रहे थे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल शुक्रवार 23 सितंबर को खत्म हो गया, जिसके बाद नए डायरेक्टर की नियुक्ति की घोषणा की गई। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने 28 मार्च 2017 को दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाल लिया था। इसके बाद इनके कार्यकाल का 2 बार विस्तार कर दिया गया था, जो कि शुक्रवार को खत्म हो गया है। डॉक्टर एम श्रीनिवास की गिनती देश के बड़े डॉक्टरों में की जाती है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। बारिश को देखते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद में ऑफिस बंद रखने और वहीं वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी कर दी गई। तो गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जगहों पर स्कूल, कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए। दिल्ली में भारी बारिश के चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। भारी बारिश के बारे में लोगों को आगाह किया गया, जिसमें विजिबिलिटी कम होने, यातायात बाधित होने और कच्ची सड़कों को नुकसान हो सकता है, इसकी जानकारी दी गई। इस साल 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है, जो कि 5 सितंबर को विजयदशमी पर खत्म हो जाएगी। बता दें, नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। देश में कोरोना मामलों में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसी को लेकर बीते दिनों कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। बता दें, बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,777 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मौजूदा एक्टिव केसों की संख्या 43,994 हो गई। लंबे समय के इंतजार के बाद 1 अक्टूबर को देश में 5G सर्विस लॉन्च कर दी जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं लॉन्च करेंगे। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और किसान और मजदूरों के हितैषी चौधरी देवीलाल जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि आधुनिक हरियाणा के निर्माण में उनके अमूल्य और अमर योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पानीपत रोहतक दौरे पर हैं और इसी को लेकर सीएम ने पानीपत पहुंचकर गुरुद्वारा साहिब श्री पहली पातशाही में पहुंचकर माथा टेका।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार देर शाम करनाल पहुंचे। इस दौरान सीएम ने चौड़ा बाजार की गुरुद्वारा में माथा टेका और फिर शिव मंदिर में भी दर्शन किए। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा, प्रदेश में हुई बारिश से किसानों की खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी होगी। तो वहीं सीएम ने आगे ये भी कहा कि बरसात के चलते किसानों का जितना भी नुकसान हुआ उसे पॉलिसी के अनुसार किसानों को उनकी खराब फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश की अनाज मंडियों में 1 अक्टूबर से होगी धान की खरीद शुरू, जिसके लिए सीएम ने किसानों से की अपील मंडियों में अपनी फसल को सुखाकर लाएं। साथ ही प्रदेश भर में आड़तियों की हड़ताल पर सीएम ने कहा कि हमें उन्हें आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उनकी मांगों के बारे में बताया जाएगा। कैथल के सेक्टर 20 में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल की 11.25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर डॉक्टर अजय चौटाला, देवेंद्र बबली, विधायक ईश्वर सिंह उनके साथ मौजूद रहे। हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरीद प्रक्रिया की तैयारियों को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें खरीफ फसलों की खरीद को लेकर फैसला किया गया। मनोहर लाल सरकार पानीपत की बाबरपुर मंडी इलाके का नाम बदलने जा रही है। नेशनल हाईवे के किनारे बसे इस इलाके की आबादी करीब 7,000 है। बहुत जल्द ही इसकी जगह का नाम बदलकर नानकपुर हो जाएगा। तो वहीं कैथल में नियम साहिब गुरुद्वारे में शनिवार को हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग की अध्यक्षता सरदार अमरिंदर सिंह ने की, जिसमें 26 सदस्यों ने मौके पर और बाकी 7 अन्य सदस्यों ने वीडियो कॉल से मीटिंग में हिस्सा लिया। बता दें कि इस मीटिंग में सरदार जगदीश सिंह झिंडा को प्रधान पद के लिए नियुक्त करते हुए बलजीत सिंह दादूवाल को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उधर हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। ये चुनाव 30 नवंबर तक संपन्न हो जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं में सीटें आरक्षित करने का काम पूरा हो गया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी सीटें आरक्षित रखी गई हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 71,763 पदों पर चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव में करीब 22,000 पोलिंग बूथ बनेंगे। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को खत्म होगा। इसके बाद पंचायतों की शक्तियां बीडीपीओ के पास हैं। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की आज 109वीं जयंती है। इस मौके पर आज हरियाणा के फतेहाबाद जिले में इनेलो की सम्मान दिवस रैली होने जा रही है। इस रैली के मंच पर देश के सियासत के कई बड़े चेहरे नजर आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश तेज होती दिख रही है। हरियाणा के फतेहाबाद में पूर्व उप प्रधानमंत्री और इनेलो के संस्थापक चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर इंडियन नेशनल लोकदल ने मेगा रैली आयोजित की है, जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं को भी बुलाया गया। तो वहीं प्रदेश भर में 6 दिन से लगातार आड़तियों का धरना प्रदर्शन जारी है। तो वहीं अभी तक सरकार और आड़तियों के बीच कोई बातचीत भी नहीं हुई। आपको ये भी बता दें कि आड़तियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो वो सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं हरियाणा के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है। वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से किसानों की धान की फसल को नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ मंडियों में फसलों के खराब होने की खबर सामने आ रही है। फसलों के लिए उचित इंतजाम न होने की वजह से मंडियों में फसल भीग रही है। कुरुक्षेत्र में किसानों और प्रशासन की बातचीत के बाद जीटी रोड से जाम को खोल दिया गया। फसल खरीदी की मांग को लेकर किसानों ने शाहबाद में जीटी रोड पर जाम लगा दिया था। भाजपा के आह्वान पर किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर जाम लगाया था। दरअसल प्रशासन की तरफ से 1 अक्टूबर से फसलों की सरकारी खरीद शुरू होगी, लेकिन शाहबाद में किसान फसल खरीद की मांग पर अड़े थे। इसी मांग को लेकर भाजपा के आह्वान पर किसानों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रशासन से कई दौर की बात हुई, लेकिन शुक्रवार देर रात तक सहमति नहीं बनी थी, जिसकी वजह से रूट डाइवर्ट करना पड़ा। यमुनानगर में बीते 4 दिन से हो रही लगातार बरसात से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के चलते कई इलाकों में फसलें जलमग्न हुई, जिसके चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। करनाल में हो रही भारी बारिश से मंडियों का हाल बेहाल है। बता दें कि
शेड में पानी पहुंचने से धान की फसल को काफी नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ धान की खरीद शुरू न होने पर आढ़ती हड़ताल पर है। करनाल में बदला मौसम का मिजाज, यहां 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल खराब हो रही है। वहीं स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाने वाला फरीदाबाद भी बारिश में जलमग्न हुआ, जिसमें प्रशासन की पोल खुलती नजर आई। शहर के सभी सेक्टर में पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में लगातार बरसात के चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया। बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस गया और वाहन जाम में फंसते हुए नजर आए, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। गुरुग्राम में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे 3 से 4 फीट तक पानी भरने से कई अंडरपास में पानी भर गया। जलभराव के चलते कई इलाकों में भारी जाम लग गया। तो नानौल में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। बता दें, इस समय बाजरे की कटाई का काम चल रहा है, तो वहीं पर कपास की फसल भी पककर तैयार खड़ी है। अब ऐसे में लगातार हो रही बारिश से ये फसलें खराब हो रही हैं। पलवल की होडल थाना में करंट की चपेट में आने से मौत, 10 साल की मासूम की मौत हो गई। वहीं बच्चे को बचाने की कोशिश में पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ढाबा मालिक सहित 3 लोगों को लापरवाही बरतने के केस दर्ज करते हुए मामले में आगे की जांच शुरू कर दी। तो वहीं चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 महिला एडवोकेट आपस में ही भिड़ती नजर आई। बता दें, एक महिला एडवोकेट ने दूसरी महिला पर चिली स्प्रे डाल दिया था। वहीं चिली स्प्रे डालने वाली महिला को बार एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर कर दिया। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भिवानी में बेमौसम बरसात से किसानों की खरीफ की फसलें जलमग्न हो गई, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। बता दें, किसान अब प्रशासन से अपनी बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा मांग रहे हैं। चरखी दादरी में भी 2 दिन की बारिश ने प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी। जहां सड़कें अंडरपास बनी न जो है पानी से भरती हुई नजर आई, तो वहीं प्रशासनिक कार्यालय में भी पानी भर गया। हालांकि अधिकारियों ने लोगों को व्यवस्था में जल्द सुधार करने का आश्वासन दिया। झज्जर की मंजीत ने दिव्यांग होने के बावजूद भी सी स्विमिंग में कमाल कर दिखाया। उत्तरी आयरलैंड के धोनाधाड़ी से स्कॉटलैंड के पोर्ट पैट्रिक तक की जो सी स्विमिंग रेस आयोजित की गई थी, जिसमें देश के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। आपको ये भी बता दें कि देश के 6 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी दिव्यांग थे, जिसमें मंजीत अपनी टीम के साथ 36 किलोमीटर लंबी नॉर्थ चैनल को 14 घंटे में पार करने वाली एशिया की पहली टीम बनी। गुरुग्राम में अपराधियों के मकान पर हरियाणा सरकार ने अपना बुलडोजर चला दिया। गैंगस्टर दुबे के मकान को भी जमींदोज कर दिया गया। तो वहीं पर गुरुग्राम पुलिस ने एक पूरी इमारत को भी तोड़ दिया। इसी के साथ सूबे पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कैथल की पुरानी सब्जी मंडी में एक बैंक में आग लगने का मामला सामने आया। वहीं आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान मौके पर पुलिस विभाग की टीम मौजूद रही। हालांकि गनीमत ये रही कि आग लगने से किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन आग लगने के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। फरीदाबाद के सेक्टर 55 में दिन दहाड़े 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि घर में घुसे बदमाशों ने चाकू की नोक पर मौजूद सास बहू से उनके जेवर और नकदी लूट ली।
तो वहीं चोरों के घर में घुसने का पूरा वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पीड़ितों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। झज्जर बाईपास पर सुरखपुर गांव में मिले अज्ञात शव की पहचान के बाद पुलिस ने 2 युवकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस दोनों आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। हिसार में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने नशा तस्करों की अवैध रूप से खरीदी गई प्रॉपर्टी को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। नूंह जिले में नशे का कारोबार बड़ी तेजी से फैल रहा है। नशा तस्करी पर लगाम लगाने की मांग को लेकर नगीना कस्बे के दर्जनों लोगों ने कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल से मुलाकात की। झज्जर के 20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। हालांकि फांसी लगाने के कारणों पर अभी कुछ खुलासा नहीं हो पाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अंबाला में रामलीला का मंचन 26 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। रामलीला मंचन को लेकर कलाकारों में पूरा जोश है। ये भी बता दें कि अंबाला में दर्जनों जगह रामलीला मंचन का आयोजन किया जाता है। मवेशियों में फैल रहे लंपी वायरस का खतरा अभी बना हुआ है। प्रशासन भले ही जिले के पीड़ित पशुओं का इलाज करने की बात कह रही हो, लेकिन स्थिति अभी भी अंडर कंट्रोल के बाहर है। लेकिन अकेले रेवाड़ी शहर के गौरक्षक दल की टीम के मुताबिक रोजाना 10 से 12 केस सामने आ रहे हैं। वहीं आउटसोर्सिंग पॉलिसी पर 28 सितंबर को जयराम कैबिनेट में फैसला होगा। संसदीय कार्य और कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 27 सितंबर को आउटसोर्स कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में अंतिम ड्राफ्ट तैयार होगा। उसके बाद 28 सितंबर को कैबिनेट में इस मुद्दे पर बातचीत होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने शिमला में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें राजनीतिक दलों ने आयोग की टीम को सुझाव देते हुए जल्द और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने की अपील की। बता दें कि शुक्रवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग पुलिस नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करने के अलावा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेंगे। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी एक लीगल केस की वजह से चर्चाओं में है। बता दें कि कोर्ट में सरेंडर के 3 दिन बाद सपना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट के कैप्शन में सपना ने लिखा कि वक्त फंसा सकता है, लेकिन वे परेशान नहीं है। हालातों से जो हार मान जाए, मैं वो इंसान नहीं हूं। बॉलीवुड की डिंग डोंग गर्ल माधुरी दीक्षित की फिल्म मजा मार का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में माधुरी दीक्षित लीड रोल में नजर आएंगी। वहीं फिल्म 6 अक्टूबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु बहुत जल्द मां बनने वाली है, जिसको लेकर बिपाशा बासु और उनके पति करण सिंह ग्रोवर बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में बिपाशा बासु की बेबी शावर फोटो भी जो है सामने आई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी जैकलिन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जैकलिन के डिजाइनर से पूछताछ की। जैकलिन की डिजाइनर से दिल्ली पुलिस ने लगभग 7 घंटे पूछताछ की। वहीं 7 घंटे की पूछताछ में पुलिस ने डिजाइनर से जैकलिन और सुकेश के रिश्ते को लेकर कई अहम सवाल किए। आमिर की बेटी इरा खान अब रिश्ते में बंध गई हैं। बता दें कि इसने अपने बॉयफ्रेंड नूपुर शेखर से सगाई कर ली है। इसकी जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गई थी। वहीं पर आयरा को बॉलीवुड की सभी सेलिब्रिटी बधाई दे रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 16 में नजर आ सकते हैं। ये भी बता दें कि कुंद्रा ने बिग बॉस का हिस्सा बनने के लिए मेकर से 30 करोड़ रुपए की मांग की है। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड माफियाओं पर जान से मारने का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस ने कहा कि मीटू मूवमेंट पर खुलकर बात करने के बाद से ही बॉलीवुड माफिया उनके पीछे पड़ गए। इसके साथ ही तनुश्री दत्ता ने बताया कि उनको जान से मारने के लिए उनकी कार के ब्रेक फेल करवा दिए गए। इसी के साथ ही उनको पानी में जहर डालकर भी मारने की कोशिश की गई।
टेनिस के ऑल टाइम ग्रेट खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर ने शुक्रवार को कोर्ट को अलविदा कह दिया था। ये भी आपको बता दें कि रोजर फेडरर ने पहले ही घोषणा अनुसार अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेला, हालांकि वे इस मैच में हार गए। तो आखिरी मुकाबला हारने के बाद रोजर फेडरर कोर्ट में ही भावुक हो गए और रोते हुए बोले, मैं दुखी नहीं खुश हूं। बता दें कि फेडरर ने टेनिस कोर्ट के बीच में खड़े में होकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और फैंस का अभिवादन किया। तो आईपीएल के अगले सीजन को लेकर बीसीसीआई ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीसीसीआई 16 दिसंबर को नीलामी का आयोजन करवा सकती है। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। तो आईपीएल के 16वें सीजन का आयोजन मार्च के आखिरी हफ्ते में किया जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने पहले ही साफ कर दिया कि इस बार पुराने फॉर्मेट के तहत ही आईपीएल का आयोजन होगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने सामने होगी। बता दें कि तीनों मैचों की T20 सीरीज का ये आखिरी मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। तो सीरीज में दोनों टीमें फिलहाल 1-1 से बराबर हैं। ऐसे में हैदराबाद में होने वाले इस मुकाबले में नतीजे से ही सीरीज का विजेता घोषित होगा। वहीं सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम ने गंवा दिया था। मोहाली में भारतीय टीम 208 रन के स्कोर को नहीं बचा पाई थी। हालांकि दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने वापसी की और सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया।